हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। मैं सर प्रवीण और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, आज से हम लोग ज्योग्राफी का वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपके जो टोटल ज्योग्राफी के 8 चैप्टर्स है उनको एक चैप्टर एक शॉट में कंप्लीट कर दिया जाएगा, हर एक चैप्टर। इस तरीके से पूरा ज्योग्राफी कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद एक मैप का छोटा सा वीडियो रहेगा, ठीक है, जिससे आपका ज्योग्राफी पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ हर वन शॉट सीरीज में, मतलब जो वन शॉट रहेगा जिसमें पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसके साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो पहले प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, प्लस आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, रिपीट होने के चांसेस है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो अपना फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, जिसका नाम है पॉपुलेशन पार्ट 1। ओके, नॉर्मली इस लेसन में पॉपुलेशन से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में बताया है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पॉपुलेशन पार्ट 1 चैप्टर का नाम है। ठीक है, अभी नॉर्मली सबसे पहले इसके स्टार्टिंग में फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ज्योग्राफी का डेफिनेशन दिया है। ठीक है, ज्योग्राफी का डेफिनेशन दिया है। ज्योग्राफी इज नथिंग बट इट स्टडीज, मतलब ज्योग्राफी में नॉर्मली क्या स्टडी होता है? इट स्टडीज humans and their interactions with environment। ओके, ज्योग्राफी में क्या स्टडी किया जाता है? इट स्टडीज ह्यूमंस को स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में, प्लस देयर इंटरेक्शंस विद द एनवायरमेंट। ठीक है, अभी सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो, इसका पैटर्न थोड़ा बहुत सिमिलर रहेगा जो मैंने पहले के लेक्चर्स में पढ़ाया है। ठीक है, क्योंकि कंटेंट सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत एग्जांपल्स में अलग दूंगा। तो सपोज करो अपना छोटा सा अर्थ है। ठीक है, अर्थ में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स है और अर्थ में बहुत सारे फॉरेस्ट है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है, प्लस अर्थ में ह्यूमंस भी रहते हैं। ठीक है, मतलब अपना जो ये छोटू सा अर्थ रहेगा, इसमें दो चीजें आती है। एक तो अपने भोले वाले काले पीले जो ह्यूमंस रहेंगे, ठीक है, अच्छे से, तो ये ह्यूमंस एक साइड आएगा, प्लस बाकी उसका आजू बाजू वाला सराउंडिंग, मतलब दैट इज एनवायरमेंट। ओके, ये दो चीजें अर्थ पे को एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ह्यूमंस भी रहते हैं, एनवायरमेंट भी रहता है। एनवायरमेंट में सारी चीजें आ जाएंगी, सारे नेचुरल रिसोर्सेज आ जाएंगे, एनिमल्स आएंगे, प्लांट्स आएंगे, ठीक है, इंसेक्ट्स आएंगे। उसके बाद जो भी अपने सराउंडिंग, ह्यूमंस में सराउंडिंग में जो भी चीजें दिखती है वो सारा एनवायरमेंट में आ जाएगा। सिंपल, ह्यूमंस और एनवायरमेंट में बहुत सारे इंटरेक्शंस होते रहते हैं, उसका स्टडी ज्योग्राफी में किया जाता है। सबसे पहले तो किसका स्टडी होता है कि ह्यूमंस खुद का, मतलब ह्यूमंस का जो भी पैटर्न रहेगा, ह्यूमंस का सेटलमेंट का पैटर्न, ह्यूमंस का पॉपुलेशन का पैटर्न वगैरह वगैरह, वो सब देखा जाता है। ठीक है, वो भी स्टडी किया जाता है, प्लस उनका इंटरेक्शन किसके साथ? एनवायरमेंट के साथ। एनवायरमेंट मतलब उसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे सपोज करो एयर आ जाएगा, वाटर रिसोर्सेस आ जाएंगे, फॉरेस्ट आ जाएगा, उसके बाद माउंटेन्स आ जाएंगे, ओशियंस एंड सीज आ जाएंगे, और बाकी सारे प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह सारी चीजें जो अपने सराउंडिंग में होती है वो सारा एनवायरमेंट में आ जाएगा। और हम लोग ह्यूमंस उन सबके साथ इंटरैक्ट करते हैं, मतलब उन सबका यूटिलाइजेशन करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, उसके ऑपोजिट एनवायरमेंट भी हमारे साथ इंटरैक्ट करता है, हमको बहुत सारी चीजें फ्री में देता है, जैसे कि वाटर, एयर हो गया, उसके बाद जो भी प्लांट्स हो गए। ओके, और कभी कभी खतरनाक तरीके से भी इंटरैक्ट करता है। कोई अचानक नेचुरल डिजास्टर सरप्राइज देने आ जाता है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, साइक्लोन आ गया। ओके, इस तरीके से हम लोग नॉर्मली एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट और ह्यूमंस, और इन दोनों का जो इंटरैक्शन का जो स्टडी है वो ज्योग्राफी में किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। जिसको नोट्स निकालना है वो साइड बाय साइड स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज, ये जो ज्योग्राफी होता है इसके दो ब्रांचेस होते हैं। वैसे तो बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग दो ब्रांचेस देखने वाले। एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, ओके, सेकंड होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी नॉर्मली उसमें क्या स्टडी किया जाता है? तो सबसे पहले इसमें इट स्टडीज द फिजिकल फीचर्स,
फिजिकल फीचर्स में मतलब क्या हो जाएगा, जो भी फिजिकली प्रेजेंट है, जैसे कि जो भी नेचुरल चीज़ है, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, ठीक है, उसके बाद जो भी वैलीज हो गए, प्लेट्यूज हो गए, ओशियंस हो गए, सीज हो गए, डेजर्ट्स हो गए, ये जो भी फिजिकल फीचर्स दुनिया में है उसका स्टडी फिजिकल ज्योग्राफी में होता है, सिंपल, ठीक है। उसके ऑपोजिट ह्यूमन ज्योग्राफी में, सिंपल उसके नाम से ही समझ रहा होगा कि ह्यूमंस का स्टडी होता है, ह्यूमन के पैटर्न का स्टडी होता है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी होता है, ह्यूमन सेटलमेंट का स्टडी होता है, ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ह्यूमन के ऑक्यूपेशंस वगैरह वगैरह, उसका स्टडी होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। और ह्यूमन ज्योग्राफी में ही एक सेपरेट पॉपुलेशन का स्टडी करने के लिए एक ब्रांच है, एक सेपरेट सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ठीक है। ये जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में क्या क्या स्टडी करते हैं, अभी ये सवाल आएगा, तो उसके बारे में भी आपके एग्जाम, आपके फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है, ठीक है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी यही अपना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर स्टार्टिंग के 2 लेसन है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ठीक है। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में सबसे पहला तो पैटर्न स्टडी किया जाता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये पहली चीज स्टडी की जाती है। उसके बाद और क्या स्टडी किया जाता है इसमें, तो सेकंड चीज जो भी क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज पॉपुलेशन, मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये भी चेक किया जाता है या फिर स्टडी किया जाता है। ठीक है। पब्लिक की क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि वो हेल्थी होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए, स्किलफुल होनी चाहिए, ताकि उनका अच्छे से एज अ रिसोर्स यूज किया जा सके कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। जैसे इंडिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान, ऐसे जो कंट्रीज है जो अच्छे खासे डेवलप है, अच्छे खासे डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब इंडिया तो डेवलपिंग कंट्रीज में आता है और बाकी डेवलप कंट्रीज में आते हैं। तो नॉर्मली ऐसी कंट्री जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, उसका रीजन वहाँ के ह्यूमन की क्वालिटी है। वहाँ के ह्यूमंस मैक्सिमम जो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन रहेगी वो कैसे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे, स्किलफुल रहेंगे, इसलिए वो वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है और क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कम पॉपुलेशन होना भी अच्छा नहीं है और बहुत ज्यादा भी पॉपुलेशन होना अच्छा नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी और क्वांटिटी तो इंपॉर्टेंट है, पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टडी किया जाता है इसमें। उसके बाद किस तरह से ये इन्फ्लुएंस करता है, हाउ इट इन्फ्लुएंसेस, मतलब पॉपुलेशन किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमी प्लस डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब इकोनॉमी को और डेवलपमेंट को किस तरह से पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस करता है, इसकी स्टडी भी पॉपुलेशन ज्योग्राफी में होती है। इकोनॉमी को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, इकोनॉमी में 3 तरह की एक्टिविटीज होती है, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में देखा है, फिर भी बता देता हूँ। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और तीसरा टर्शियरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी स्पेशली नेचर पर डिपेंडेंट होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, जो डायरेक्टली नेचर पर डिपेंड होती है। उसके ऑपोजिट जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसमें भी ह्यूमंस का कंट्रीब्यूशन होता है, पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन होता है। तो कैसे पॉपुलेशन इकोनॉमी में और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसका स्टडी भी पॉपुलेशन ज्योग्राफी में किया जाता है, जो इनडायरेक्टली ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी का कंपोनेंट है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक छोटा सा डबड़ा दिया आपको लेसन की स्टार्टिंग में, जहां पे आपको 2 ग्राफ्स दिए हैं, पाई डायग्राम दिया है, ठीक है, जिसमें पूरी दुनिया का जो भी कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, अराउंड 7 कॉन्टिनेंट्स। तो 7 कॉन्टिनेंट लैंड वाइज, लैंड मास वाइज उनका परसेंटेज कितना है दुनिया में और पॉपुलेशन वाइज कितना परसेंटेज है, उसके बारे में बताया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये लेफ्ट साइड वाला ग्राफ देखते हैं, पाई डायग्राम, परसेंटेज ऑफ लैंड मास बताया यहाँ पे, ठीक है। इसमें आप पाई डायग्राम देख के उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका दिख रहा है, तो इसका 29.20, ठीक है। तो ये कौन सा कलर है, किसका कलर है बेचारे का, एशिया। तो एशिया फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा लैंड मास एशिया का है, तो एशिया फर्स्ट नंबर पे आएगा। कितना परसेंट है, तो 29.20। उसके बाद नेक्स्ट नंबर किसका आ रहा है, सबसे ज्यादा परसेंटेज सेकंड नंबर पे ये वाला है, और ये किससे मैच करता है कलर, तो अफ्रीका, तो सेकंड नंबर अफ्रीका का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर किसका आएगा 16.50, तो ये नॉर्थ अमेरिका है थर्ड नंबर। उसके बाद उसके बाजू में 12%, 4 नंबर साउथ अमेरिका आएगा, ठीक है।
पहले एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसे सीक्वेंस में याद रख सकते हो, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, ऐसा। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज 9.20, मतलब अंटार्कटिका। 5 नंबर पे अंटार्कटिका आता है, और देन 6 नंबर पे ये वाला यूरोप आता है 6 नंबर पे, और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया 7 नंबर पे आता है, ऑस्ट्रेलिया 7 नंबर पे, ठीक है। सो इस तरीके से 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया है, ठीक है। सबसे पहले एशिया आता है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन जो 5th नंबर पे आता है दैट इज अंटार्कटिका, 6 नंबर पे यूरोप, और लास्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और एशिया सबसे बड़ा है लैंड वाइज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो पॉपुलेशन का छोटा सा पाइडाग्राम दिया है, यहाँ पे क्या है, वही कॉन्टिनेंट्स है, लेकिन आपको थोड़ा सा सरप्राइज मिलेगा आगे, डोंट वरी, ठीक है। उसके ऊपर क्वेश्चन भी है नीचे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे, 59.65%, मतलब ये एशिया में, ये कलर किससे मैच करता है, एशिया। और इतना याद रखना, एशिया लैंड वाइज भी सबसे बड़ा है और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ा है, क्योंकि दुनिया के सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज जो दो है, टॉप मोस्ट 2 कंट्रीज, चाइना और इंडिया, वो एशिया में आते हैं, ठीक है, इसलिए। तो ये एक है एशिया फर्स्ट नंबर पे आता है। उसके बाद 2 नंबर पे कौन सा आ रहा है, तो 16.96, मतलब अफ्रीका, ठीक है, ओके। 3rd नंबर पे कौन सा आ रहा है, 9.69, मतलब नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद 4th नंबर पे साउथ अमेरिका। 5th नंबर पे कौन सा आ रहा है, तो यूरोप। और 6 नंबर पे 0.55, बहुत कम है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत सीक्वेंस सेम है, वहां पे भी लैंड वाइज एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऐसा पहले 4 थे। यहाँ पे भी पॉपुलेशन वाइज एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पॉपुलेशन वाइज पहले 4 सेम है, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस चेंज हो जाता है पॉपुलेशन और लैंड मास का। तो आप फर्स्ट का भी याद रखोगे तो काम चलेगा, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कई बोर्ड के एग्जाम में। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे यहाँ पे दिखा है, विच कॉन्टिनेंट हैज द लीस्ट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का डायग्राम कौन सा है, वो लीस्ट पॉपुलेशन सबसे लास्ट नंबर पे 6, ऑस्ट्रेलिया, सिंपल, 0.5 है, इतना पॉपुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट हैज द लीस्ट लैंड मास एंड ऑल्सो हैज द लीस्ट पॉपुलेशन, मतलब लैंड मास भी सबसे लीस्ट है और पॉपुलेशन भी सबसे लीस्ट है, मतलब कम है, ठीक है। तो पॉपुलेशन का तो ऑस्ट्रेलिया आंसर था, तो लैंड मास का भी ऑस्ट्रेलिया ही आंसर है, लास्ट 7 नंबर पे वो आता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच कॉन्टिनेंट हैज द मोस्ट लैंड मास एज वेल एज द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो सिंपल अपना एशिया, सबसे ज्यादा लैंड मास उसी के पास है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी उसी के पास है, फर्स्ट नंबर पे वही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, विच कॉन्टिनेंट इज मिसिंग इन वन ऑफ द पाई चार्ट्स एंड व्हाई, सिंपल, ठीक है। दोनों पाई चार्ट में से ऐसा कौन सा पाई चार्ट है जहां पे एक कॉन्टिनेंट मिसिंग है, तो यहाँ पे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स, और दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स है, यहाँ पे सिर्फ 6 कॉन्टिनेंट दिए हैं, मतलब एक मिसिंग है, दैट इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्यों मिसिंग है, उसका रीजन, वहां पे लैंडमास तो है लेकिन वहां पे पॉपुलेशन नहीं रहता, वहां पे कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, बिकॉज उसका 98% जो एरिया है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का, वो 98% एरिया पूरा बर्फ से ढका हुआ है, पूरा बर्फीला एरिया है, और उतने हार्श क्लाइमेट में कोई भी रह नहीं सकता, इसलिए वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट ही नहीं है, तो फिर वहां का पॉपुलेशन का सवाल ही नहीं उठता, सिंपल, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये एक छोटा सा मैप दिया है आपको, ठीक है, जो 7 कॉन्टिनेंट्स हम लोग अभी देख रहे थे, उसका लोकेशन भी देख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहला, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है दैट इज एशिया, पॉपुलेशन वाइज भी, लैंड मास वाइज भी, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है अफ्रीका का, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। ये 4 तो हम लोगों ने देख लिए थे, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट ये फर्स्ट नंबर पे रहेगा, ये सेकंड नंबर पे रहेगा, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस चेंज होता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखो, एशिया के जस्ट बाजू में यूरोप है, उसके बाद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और लास्ट में सेकंड लास्ट अंटार्कटिका, और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स का लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखो, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। और पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया है डॉट मेथड से, आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा लेकिन आपके बुक में दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन लाइट की वजह से वो
जो डॉट्स है वो क्लियरली नहीं दिख रहे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है छोटू सा, वो है डिस्ट्रीब्यूशन, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। मतलब किस तरह से पूरी दुनिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह से अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन रहती है, किस एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा, किस एरिया में कम पॉपुलेशन रहेगा, उसके क्या रीजंस होते हैं, उसके बारे में इस छोटे से स्लाइड पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सो सबसे पहला जो बताया है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज स्नो कवर्ड रीजन्स अराउंड द नॉर्थ पोल साउथ पोल आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। अभी आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, अपना ये सपोज करो छोटा सा अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे ऊपर नॉर्थ पोल है यहाँ पे, और यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल एक्सट्रीमली कोल्ड है और साउथ पोल भी एक्सट्रीमली कोल्ड है, ठीक है। यहाँ पे अंटार्कटिका आता है, यहाँ पे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आता है जो 98% बर्फ से ढका हुआ है, और यहाँ पे आर्टिक सर्कल आता है, आर्कटिक सर्कल जो ऑलमोस्ट बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। सो जो भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला एरिया रहेगा, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से, हार्श क्लाइमेट होने की वजह से, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होने की वजह से वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम रहती है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, इवन हॉट डेजर्ट्स हैव द लो पॉपुलेशन। सिंपल सी बात है, इस दुनिया में जितने भी हॉट डेजर्ट्स है, जैसे अपने इंडिया में थार डेजर्ट है, अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है, ठीक है, चाइना में गोबी डेजर्ट है, ऐसे जो डेजर्ट वाले एरिया रहेंगे वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह से वहां पे पॉपुलेशन कम ही रहेगी, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, द माउंटेनस एंड हिली रीजन्स आर लेस पॉपुलेटेड। सिंपल, इस दुनिया में जितने भी माउंटेनस रीजन्स हो, वहां पे देख सकते हो आप लोग, पॉपुलेशन बहुत ही कम रहता है, क्योंकि वहां पे रोड्स बनाना, रेलवेज बनाना, फैसिलिटीज क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कम पॉपुलेशन रहती है। जो वहां पे अडॉप्ट कर सकती है वही पॉपुलेशन वहां पे रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, कोस्टल रीजन्स एंड द प्लेन्स आर द हाईली पॉपुलेटेड। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा अलग पॉइंट है, ठीक है। जो भी कोस्टल रीजन्स रहते हैं, मतलब जो किनारे वाले पार्ट्स रहते हैं, जैसे समंदर का किनारा, जो अपने इंडिया का किनारा है, ठीक है, सपोज करो ये और ये, हाँ, इतना इतना जो पार्ट है ये साउथ इंडिया का, ठीक है, जैसे रफ डायग्राम निकाला मैंने इंडिया का। इतना जो पार्ट है साउथ इंडिया, मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, क्योंकि यहाँ पे अरेबियन सी है, और यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और यहाँ पे ये है अपना बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और नीचे इंडियन ओशियन। तो ये इतना पार्ट, साउथ इंडिया का जो इतना पार्ट है वो पूरी तरीके से किनारे वाला पार्ट है, कोस्टल पार्ट है, और यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि कोस्टल एरियाज में फैसिलिटीज डेवलप करना, रोड्स, रेलवेज वगैरह नेटवर्क डेवलप करना, इंडस्ट्रीज डेवलप करना आसान होता है। उसके बाद प्लेन एरियाज में भी सेम, प्लेन एरियाज में और एक बेनिफिट होता है, फैसिलिटीज, रोड्स, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, प्लस एग्रीकल्चर करने के लिए वो बेस्ट एरिया होता है, ठीक है। और वाटर अवेलेबिलिटी भी ज्यादा हो सकता है प्लेन एरियाज में, वहां पे रिवर्स वगैरह आ सकती है, फ्लो हो सकती है, जिसकी वजह से प्लेन्स में अच्छी अच्छी सॉइल मिल सकती है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल वगैरह वगैरह, जहाँ पे अच्छे खास से पैमाने पे हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा। तो नेक्स्ट, इन सम रिवर वैलीज लाइक द अमेज़न द पॉपुलेशन इज स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली रिवर वैलीज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जहाँ पे रिवर होता है वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, और वहाँ की जमीन अच्छी होती है, वहाँ पे सॉइल अच्छी पाई जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, जैसे कि अमेज़न, ठीक है, अमेज़न में नॉर्मली प्रॉब्लम ऐसा है कि वहाँ पे एक रिवर जाती है जिसका नाम है अपना अमेज़न, सॉरी, ब्राजील में एक रिवर जाती है जिसका नाम है अमेज़न, ब्राजील से, पूरे मतलब साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहां से एक रिवर जाती है, यहां से, ठीक है, ये रिवर है अमेज़न। अभी इसका प्रॉब्लम ऐसा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, लेकिन यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ही हार्श क्लाइमेट होता है, वहाँ पे उस अमेज़न के रिवर के आजू बाजू में बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट अमेज़न फॉरेस्ट, वहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट है, वो इतना डेंस फॉरेस्ट है कि सनलाइट भी जमीन तक नहीं आ पाती, एक दूसरे से एकदम घुल मिल के वो पेड़ रहते हैं बेचारे, इतने खतरनाक तरीके से एकदम एक दूसरे के ऊपर ऐसे मतलब पूरा ब्लॉक कर देते सनलाइट को, इतना डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पे। और वहाँ पे नॉर्मली रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट वगैरह डेवलप नहीं हुआ है, ऐसे अलग अलग रीजंस की वजह से वहाँ पे नॉर्मली पब्लिक बहुत कम रहती है। जो भी वहाँ की आदिवासी पॉपुलेशन रहेगी, सो जो भी
आदिवासी या फिर ट्राइबल लोग रहेंगे, वही लोग लिमिटेड क्वांटिटी में रहते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है रिवर वैली के पास में। उसके बाद फैक्टर्स अदर देन फिजिकल फैक्टर्स लाइक फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फॉरेस्ट भी इन्फ्लुएंस करता है, जहाँ पे ज्यादा फॉरेस्ट रहेगा वहाँ पे पॉपुलेशन कम रहेगा, और जहाँ पे फॉरेस्ट कम रहेगा वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा। लेकिन आजकल थोड़ा सा ट्रेंड उल्टा चल रहा है, जहाँ पे फॉरेस्ट रहेगा उसी के आजू बाजू में लोग थोड़ा सा ज्यादा रहना पसंद कर रहे हैं नेचर को देखने के लिए, ठीक है। लेकिन नेचर को देखने के चक्कर में फॉरेस्ट के अंदर से जो एनिमल्स है वो अपने को देखने को आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह पे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे फॉरेस्ट एनक्रोच करने की वजह से फॉरेस्ट के अंदर के एनिमल्स रास्ते पे आ जाते हैं, ठीक है। सो लेकिन ठीक है, जाने दो। अभी नॉर्मली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ गया होगा कि अलग अलग एरियाज में किस तरह से पॉपुलेशन कम रहेगा या फिर ज्यादा रहेगा, ये वहां की फिजिकल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, अब लोगों को एक बात बतानी रहेगी। जब हम लोगों ने वो कॉन्टिनेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, ये वाला, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा डेटा दिया है आपको, ठीक है। हाँ, इस पूरी दुनिया में 2019 के डेटा के हिसाब से, ठीक है, 2019 के डेटा के हिसाब से 7.7 बिलियन लोग रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 770 करोड़ पीपल, इतनी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है 2019 के हिसाब से, ठीक है। और एक फॉर्मूला भी दिया था आपको पीछे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, उसी के ऊपर आगे का कंसेप्ट है इसलिए बता रहा हूँ। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी एरिया में कितना पॉपुलेशन रह रहा है, उसका डेंसिटी कितना है, उसकी घनता कितनी है, ऐसा, ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका छोटा सा फॉर्मूला है, सो डेंसिटी ऑफ किसी भी एरिया का अगर डेंसिटी निकालना हो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालना हो, तो उसका छोटा सा फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। उस एरिया का जो भी टोटल पॉपुलेशन रहेगा वो वहां के एरिया जो स्क्वायर किलोमीटर में काउंट किया जाएगा उससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर मतलब क्या होता है, शॉर्ट में बता देता हूँ। सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दूसरा पॉइंट है, इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का है। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे, ये भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर का है, और यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इन चारों लाइंस को या फिर इन चारों रोड्स को कनेक्ट करेंगे तो ये एक स्क्वायर बनता है, तो ये 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनेगा, इसलिए इसको स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं, ठीक है। सो इसको कैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। सपोज करो किसी एरिया का पॉपुलेशन है 5000, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन सपोज हाइपोथेटिकली, और वहां का जो टोटल एरिया है वो 500 स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है, 500 या फिर 50 स्क्वायर किलोमीटर का है, 50 स्क्वायर किलोमीटर। तो फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 0 0 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 100, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब अगर किसी एरिया का किसी एरिया का जो एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में वो 50 स्क्वायर किलोमीटर है और वहां का पॉपुलेशन 5000 पीपल है, तो फिर उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपना डेंसिटी क्या आएगा 100 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। इस तरीके से आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा डबड़ा दिया आगे, फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन करके, मतलब आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था पहले, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में। सो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, उसमें फिजिकल फैक्टर्स भी आते हैं और ह्यूमन फैक्टर्स भी आते हैं, ठीक है। सो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से, तो रिलीफ है, क्लाइमेट है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस है, इकोनॉमिक फैक्टर है, उसके बाद सोशल फैक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसी, कल्चरल, मतलब यहाँ पे फिजिकल प्लस ह्यूमन फैक्टर्स को कंबाइन किया है। और बाजू में दो डबड़े दिए हैं, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी, मतलब कैसा
रिलीफ रहेगा तो हाई डेंसिटी रहेगा, कैसा रिलीफ रहेगा तो लो डेंसिटी रहेगा, कैसा क्लाइमेट रहेगा तो हाई डेंसिटी रहेगा पॉपुलेशन का, और कैसा क्लाइमेट रहेगा तो लो डेंसिटी रहेगा, हम लोगों को बताना है। तो देखते हैं उसको भी। सबसे पहले रिलीफ के बारे में बताया है। रिलीफ मतलब क्या, जमीन से उठा हुआ पार्ट, मतलब जो भी जमीन से उठा हुआ पार्ट है उसको रिलीफ बोलते हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू वगैरह वगैरह, ठीक है। सो हाई डेंसिटी कहां पे रहेगा, जहां पे फ्लैट लोलैंड रहेगा। फ्लैट मतलब प्लेन जैसा एरिया रहेगा, ऐसा, ठीक है, थोड़ा बहुत हिल चलेगा, फ्लैट लोलैंड रहेगा, उसको बोलते हैं फ्लैट प्लेन एरिया, जैसे कि गंगेस प्लेन्स, वहां पे हाई डेंसिटी रहेगा। मैंने पहले ही बताया, वहां पे रोडवे, रेलवे, इंडस्ट्रीज अच्छे से डेवलप हो सकती है। लो डेंसिटी कहां पे रहेगा, जो माउंटेनस एरियाज रहेगा, जहां पे माउंटेन्स बहुत ज्यादा रहेगी, वहां पे पब्लिक बहुत कम रहेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है, जैसे कि हिमालय। क्लाइमेट जहां पे मॉडरेट रहेगा, वहां पे हाई डेंसिटी रहेगा पॉपुलेशन का, और क्लाइमेट जहां पे हार्श रहेगा या फिर एक्सट्रीम रहेगा, वहां पे लो डेंसिटी रहेगा, सिंपल, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, ये तो कॉमन सेंस की बात है, जहां पे हाई अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस रहेगा वहां पे डेंसिटी हाई रहेगा, और जहां पे कम अवेलेबिलिटी रहेगा वहां पे डेंसिटी लो रहेगा, सिंपल, ठीक है। इकोनॉमिक का आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे। बिजनेस एंड फाइनेंशियल सेंटर जो रहेगा वहां पे पब्लिक ज्यादा रहेगी, जैसे एक एग्जांपल टोक्यो है, दूसरा अपना इंडिया का मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, ऐसा। जहाँ पे लो इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा, जैसे लुइसानिया या फिर अपने बाजू वाला पाकिस्तान वगैरह, जहाँ पे बहुत लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, या फिर अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हो गई, वहां पे लो डेंसिटी रहेगा, ठीक है, ऐसा। मतलब पूरी कंट्री नहीं, कंट्री के कुछ एरियाज। नेक्स्ट सोशल फैक्टर्स, जहाँ पे सोशल हार्मनी रहेगा वहां पे हाई डेंसिटी रहेगा, जहाँ पे सोशल हार्मनी नहीं रहेगा वहां पे लो डेंसिटी रहेगा। जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छी रहेंगी वहां पे पॉपुलेशन हाई रहेगा। जहाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज थोड़ी सी खतरनाक रहेंगी, जैसे कि सपोज कि कहीं पे वॉर वगैरह चल रहा है, कोई देश है जो वॉर को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, कोई देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अगर कोई आर्मी वाला उठ के आया और प्राइम मिनिस्टर को टपली मार के हकाल दिया है और खुद ही गवर्नमेंट चला रहा है, तो वो सारी चीजें खतरनाक होती है पब्लिक के लिए, तो वो पब्लिक वहां पे रहना पसंद नहीं करेगी, सिंपल सी बात है। कल्चरल फैक्टर, जहाँ पे कल्चरल को एग्जिस्टेंस होगा, कल्चर का रिस्पेक्ट होगा, कल्चर की डाइवर्सिटी के साथ लोग रहना चाहते हैं, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप के कल्चर्स है, अलग अलग टाइप के ट्रेडिशंस है, अलग अलग टाइप के रिलीजन्स है, कास्ट है, फिर भी लोग मिलजुल के रहते हैं। सो इसलिए पब्लिक हाई डेंसिटी में इंडिया में रहती है। और दूसरी कुछ कंट्रीज है जहाँ पे कल्चरल फैक्टर्स को थोड़ा सा नजरअंदाज किया जाता है या फिर उसके खिलाफ काम किया जाता है, तो वहां पे लो डेंसिटी रहेगा, ठीक है, ऐसे। ओके, नेक्स्ट कुछ फिजिकल फैक्टर्स बताए हैं, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम लोग को, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। तो सबसे पहला जो है रिलीफ। रिलीफ मतलब लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स मतलब सिंपल जो लैंड के उठे हुए हिस्से होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, वगैरह वगैरह, ठीक। तो सिंपल सी बात है, जहां पे माउंटेन वाला एरिया रहेगा, ठीक है, वहां पे पॉपुलेशन कम रहेगा, क्योंकि माउंटेन वाले एरियाज में रोड्स, इंडस्ट्रीज और बाकी रेलवेज वगैरह बांध नहीं सकते, एग्रीकल्चर करना थोड़ा मुश्किल होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके अपोजिट प्लेन एरियाज में, ठीक है, एक मिनट, प्लेन एरियाज में एक तो हम लोग रोड्स बांध सकते हैं, इंडस्ट्रीज क्रिएट कर सकते हैं, थर्ड हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, अलग अलग क्रॉप्स उगा सकते हैं। सो इन सारी चीजों की वजह से प्लेन एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहता है। माउंटेनस एरियाज में ये सारी पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहां पे एरियाज, यहाँ पे पॉपुलेशन माउंटेनस एरिया में कम रहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये हिमालय की चोटियां हैं या फिर छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, वहां पे देख सकते हो आप लोग कि पॉपुलेशन बहुत ही कम है, ठीक है। जैसे दूर दूर घर है और छोटू सा गांव रहेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन कम दिखाई देगा हिमालयन माउंटेन्स में या फिर माउंटेन वाले एरिया में। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि लेह एक है और दूसरा देहरादून। हर चीज का एक्सेप्शन होता है, तो इसका भी एक्सेप्शन है। ये माउंटेनस एरियाज है, लेह लद्दाख में है, देहरादून अपने उत्तराखंड में है, तो वहां पे पॉपुलेशन अच्छी खासी है, ये एक्सेप्शन है, लेकिन
कुछ रिवर वैलीज भी है दुनिया में, जैसे कि एक हो गया अमेजोन रिवर वैली, प्लस दूसरा हो गया कॉन्गो रिवर वैली। यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सट्रीमली लो है, ठीक है, बिकॉज वहां पे रिवर तो है वो, लेकिन वहां पे क्लाइमेट बहुत खतरनाक है, ठीक है, जो हम लोग आगे भी देखेंगे। सो बेसिकली जो रिलीफ है माउंटेनस एरिया में कम पॉपुलेशन रहता है, और जो प्लेन एरिया रहेगा वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा रहता है। उसका रीजन आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट, क्लाइमेट। क्लाइमेट भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसे हॉट क्लाइमेट रहेगा, कोल्ड क्लाइमेट रहेगा, हार्श क्लाइमेट रहेगा, ठीक है। ये आपको मुंबई का इलाका दिख रहा है, ठीक है। सो अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हॉट डेजर्ट है, वो कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पे कैसा क्लाइमेट रहेगा, हॉट क्लाइमेट रहेगा, वहां पे कैसा क्लाइमेट रहेगा, कोल्ड क्लाइमेट रहेगा। सिंपल सी बात है, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, सिर्फ हॉट और कोल्ड नहीं, एक्सट्रीम हॉट रहेगा यहाँ पे क्योंकि डेजर्ट वाला इलाका है, और वहां पे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट रहेगा क्योंकि वो कोल्ड डेजर्ट है या फिर बर्फीला इलाका है, ठीक है। और ये मुंबई का इलाका है जो मॉडरेट क्लाइमेट वाला है, तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले हैं, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन कम रहेगा, और ये मॉडरेट क्लाइमेट वाले शहर है जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरह, वहां पे जो पब्लिक रहेगी वो ज्यादा रहेगी, ठीक है, ऐसा। उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे भी है, जैसे कि सपोज करो एस्किमोज करके कुछ लोग रहते हैं, प्लस लैब्स, जो कोल्ड क्लाइमेट को अडॉप्ट कर चुके होते हैं, मतलब उनकी आदत हो चुकी होती है कोल्ड क्लाइमेट में रहने की, तो वो कुछ एक्सेप्शंस है जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, लेकिन नॉर्मली ज्यादा पॉपुलेशन कोल्ड या फिर एक्सट्रीम कोल्ड या फिर एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट में नहीं रहती, ठीक है। तो ये सब बताया है क्लाइमेट के सेक्शन में। और कुछ रिवर वैली जैसे कि अमेजोन और कॉन्गो रिवर के बारे में मैंने बताया। अमेजोन रिवर साउथ अमेरिका में है और जो कॉन्गो रिवर है वो अफ्रीका में है, तो वो दोनों में हार्श क्लाइमेट की वजह से वहां पे पब्लिक ज्यादा रहती नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अभी सिंपल सी बात है, जीवन जल पे निर्भर है, जल ही जीवन है, तो सिंपल सी बात है, जहां पे जल रहेगा वहां पे जीवन रहेगा, और वहां पे बहुत ज्यादा जीवन रहेगा। मतलब जहां पे वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं। जैसे कि सिंपल जो वैली रिवर वैलीज रहेंगी, एक सॉरी रिवर वैलीज रहेंगी, या फिर सेकेंड सीज रहेंगे एंड ओशियंस रहेंगे, मतलब जहां पे वाटर का अवेलेबिलिटी है। अभी रिवर वैलीज का वाटर डायरेक्टली अलग अलग चीजों की यूज किया जा सकता है, जैसे पीने के लिए, इरिगेशन के लिए, खेती के लिए वगैरह वगैरह। लेकिन सीज और ओशंस का भी वाटर होना जरूरी है, इसका डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, लेकिन सॉल्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, उसको फिशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसके ऊपर डिपेंड होती है। तो जहाँ पे वाटर अवेलेबल रहेगा, जैसे कोस्टल प्लेन्स रहेगा, ठीक है, जैसे कोस्टल प्लेन्स मतलब जो सीज या फिर ओशंस के किनारे हैं, कोस्टल प्लेन्स में पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा, और रिवर वैलीज में पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा। जहां पे रिवर का अवेलेबिलिटी है, वाटर का अवेलेबिलिटी है, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके। उसके बाद जो एक कंसेप्ट है ओएसिस करके। ओएसिस मतलब क्या,
सपोज करो ये बाजू वाला जो डेजर्ट था, डेजर्ट में अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए, ठीक है, किसी एरिया में अगर पानी रहेगा तो वो पानी के आजू बाजू में पब्लिक ज्यादा सेटल होती है, ठीक है। डेजर्ट में जहाँ पे पानी का अवेलेबिलिटी रहेगा, छोटा मोटा लेक रहेगा वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे पब्लिक ज्यादा रहेगी, उसको ओएसिस बोलते हैं। डेजर्ट में अगर पानी का इलाका रहा तो उसको ओएसिस बोला जाता है। उस ओएसिस के आजू बाजू में भी पब्लिक सेटल होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं फलौदी, जो कि थार डेजर्ट में है, ठीक है। और सेकंड जो एग्जांपल है दैट इज अल अहसा करके है, अल अहसा, अल अहसा ओएसिस जो कि सऊदी अरेबिया में है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, ओएसिस जो कि एक वाटर बॉडी होता है डेजर्ट में। अगर वहां पे डेजर्ट में अगर वाटर बॉडी पाया जाता है, लेक वगैरह पाया जाता है, तो उसको ओएसिस बोलते हैं। और उसके आजू बाजू में लोग सेटल होते हैं, मतलब वहां पे पॉपुलेशन रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक फलोदी है जो थार डेजर्ट जो इंडिया में है, और सऊदी अरेबिया में अल अहसा ओएसिस है जो जिसके आजू बाजू में पॉपुलेशन सेटल हुआ है। ओके, नेक्स्ट सॉइल्स है। अभी सॉइल्स में सबसे पहली बात, जहां पे भी फर्टाइल सॉइल पाया जाता है वहां पे पब्लिक बहुत पाई जाती है। जैसे कि अपने इंडिया में गंगेस प्लेन्स है, ठीक है। गंगेस प्लेन्स कहाँ पे है, तो यहाँ पे, ये यहाँ से गंगा निकलती है उत्तराखंड से, फिर यूपी बिहार वेस्ट बंगाल होके आगे जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी बहुत सारी है। तो यहाँ पे जो जो भी रिवर्स है वो अपने साथ बहुत सारा सैंड सॉइल लेके आती है, तो वो यहाँ पे डिपॉजिट करती है। तो जो भी रिवर्स, हिमालयन रिवर्स फ्लो करती है वो, या फिर कोई भी रिवर जब फ्लो करेगी तो अपने साथ माउंटेन से नीचे उतरते समय बहुत सारा सैंड सॉइल लेके बहा के लेके आएगी। उसमें से जो सॉइल रहता है, अगर वो नॉर्मली एलुवियल सॉइल रहता है, वो एलुवियल सॉइल बेस्ट फर्टाइल सॉइल बोला जाता है, बेस्ट फर्टाइल सॉइल माना जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक कॉटन सॉइल भी होता है। ऐसे अलग अलग टाइप के सॉइल्स होते हैं, जैसे कि इंडिया के मैप पे दिखा है आपको, एलुवियल सॉइल होता है, डेजर्ट सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है, रेड सॉइल होता है, ग्रे सॉइल होता है, लैटरेट सॉइल, माउंटेन सॉइल वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन बेसिकली जहाँ पे फर्टाइल सॉइल पाया जाएगा, जहाँ वहाँ पे पब्लिक ज्यादा पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल सॉइल की वजह से एग्रीकल्चर अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, वोल्केनिक सॉइल भी फर्टाइल मानी जाती है, ठीक है। सपोज करो अभी नॉर्मली 3 टाइप के वोल्केनोज होते हैं, वो पहले समझ लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं वोल्केनिक सॉइल के बारे में, ठीक है। एक होता है एक्टिव वोल्केनो, दूसरा होता है डोरमेंट वोल्केनो, और तीसरा होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है। एक्टिव वोल्केनो मतलब क्या, जो कंटिन्यूसली इरप्टिंग है, इरप्ट होता है, कंटिन्यूसली इरप्टिंग, ठीक है। उसके ऑपोजिट डोरमेंट मतलब वो पास्ट में इरप्ट हुआ था, erupted in past, can erupt in future। मतलब पास्ट में इरप्ट हुआ था, फ्यूचर में भी इरप्ट हो सकता है, लेकिन करंटली इनएक्टिव रहेगा, ऐसा, ठीक है। मतलब वो डोरमेंट मतलब सोया हुआ है, कभी भी जाग सकता है, सरप्राइज दे सकता है, सिंपल। एक्सटिंक्ट मतलब क्या, जो एक्सटिंक्ट हो चुका है या फिर इनएक्टिव, अभी वो कभी भी इरप्ट नहीं होगा, परमानेंटली सो गया है बेचारा, कभी भी इरप्ट नहीं होगा, उसको एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोलते हैं, ठीक है। ये भी ठीक है, जिनको पता है कि एक्टिव वोल्केनो वहां पे लोग ज्यादा नहीं रहेंगे, जिनको पता है कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो वहां पे लोग रहेंगे, लेकिन जहां यहाँ पे अगर लोग रह रहे डोरमेंट वोल्केनो के यहाँ, तो कभी भी वो वोल्केनो सरप्राइज देते हुए फूट सकता है और पूरा कल्याण कर सकता है, ठीक है। नॉर्मली माना जाता है वोल्केनिक सॉइल मतलब जब भी वोल्केनो फूटता है, सपोज करो
ये माउंटेन है, ठीक है। तो माउंटेन से सपोज करो ये वोल्केनो फूट गया, तो वो वोल्केनो फ्लो करते हुए नीचे आता है, ठीक है। फ्लो करते हुए नीचे आएगा और नीचे आने के बाद वो सूख जाएगा। सूख जाने के बाद वो रॉक्स में वगैरह कन्वर्ट होता है, फिर हजारों सालों बाद वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन जो ये सॉइल में कन्वर्ट होगा वोल्केनो, मतलब वोल्केनिक जो सॉइल रहेगा वो अच्छा माना जाता है। वोल्केनिक सॉइल फर्टाइल सॉइल माना जाता है, जिसमें अच्छा खासा एग्रीकल्चर किया जा सकता है, इसलिए लोग वहां पे रहते हैं, सेटल होते हैं और वहां पे एग्रीकल्चर करते हैं। लेकिन अचानक वहां पे अगर फूट गया वोल्केनो, वोल्केनो इरप्ट हो गया, डॉर्मेंट वोल्केनो, तो फिर वहां के लोगों का बहुत ज्यादा लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस भी होता है, प्लस लाइफ का भी लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है वगैरह वगैरह। तो ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन फर्टाइल सॉइल माना जाता है वोल्केनिक सॉइल को, ठीक है। सो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ठीक है। आई होप आपको सब क्लियर रहेगा। हेलो हेलो। सर पानी पानी। हाँ हाँ है सर। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट्स देखते हैं अभी। ओके ओके सो नेक्स्ट है अपना जो ह्यूमन फैक्टर्स है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर्स जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन फैक्टर है दैट इज एग्रीकल्चर, ठीक है। फर्स्ट जो ह्यूमन फैक्टर है दैट इज एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर किस तरह से इफेक्ट करता है उसको देखते हैं। सपोज जो किसी भी एरिया में एग्रीकल्चर अगर डेवलप होता है, ठीक है, वो डेवलप अगर एग्रीकल्चर होता है तो अलग अलग क्रॉप्स प्रोडक्शन होता है, प्लस वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी है, उस क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए या फिर एग्रीकल्चर करने के लिए। इरिगेशन फैसिलिटी मतलब वाटर फैसिलिटीज प्लस क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है, तो फिर वहां पे नेचुरली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन है। और जहां पे भी नॉर्मली दुनिया में एग्रीकल्चर होता है वहां पे पब्लिक ज्यादा सेटल होती है, क्योंकि एक फूड सप्लाई बहुत अच्छे से, फूड प्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उनका उससे ऑक्यूपेशन अच्छे से चल सकता है, ठीक है। मतलब एक वन ऑफ द मेजर ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, और जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा खासा होता होगा वहां पे ज्यादातर पॉपुलेशन ज्यादा ही रहती है। जैसे कि अपना इंडिया में एग्जांपल देखेंगे तो यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार, वहां का पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पे एक तो फर्टाइल प्लेन्स है, सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, थर्ड वहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बूस्ट करता है इन रीजन की वजह से, जैसे प्लेन एरिया, फर्टाइल सॉइल, उसके बाद वाटर की वजह से। तो एग्रीकल्चर भी एक मेन चीज है, मेन रीजन है जिसकी वजह से वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज माइनिंग। माइनिंग नॉर्मली एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग माइनिंग में, जो भी मेटल्स रहेंगे, जो भी प्रीशियस स्टोन्स रहेंगे, जैसे गोल्ड हो गया, उसके बाद अपना ये हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया वगैरह वगैरह। तो माइनिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ह्यूमन फैक्टर्स में आता है, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा, सिंपल। ओके सो नेक्स्ट जो माइनिंग में हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है अपना इंडिया का, ठीक है। इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू छत्तीसगढ़ झारखंड के आजू बाजू में, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, तो उसके बाद जो भी टिटेनियम है, जो भी बाकी के मिनरल्स इंपॉर्टेंट है अपने इंडिया में, वो वहाँ पे मैक्सिमम कोल पाया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे जस्ट बाजू में यहाँ पे आसाम करके छोटा सा स्टेट है जहाँ पे ऑयल पाया जाता है वगैरह वगैरह। सो बेसिकली जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, फिर जो भी अलग अलग मेटल्स पाए जाते हैं, वहाँ पे अगर माइनिंग होता है तो माइनिंग वाले एरियाज में ज़्यादातर इंडस्ट्री सेटअप होती है, और इंडस्ट्री सेटअप होने की वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पब्लिक बढ़ती है, और पब्लिक अपना घर बाहर लेके उठा के ले जाते हैं, और वहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट होता है, सेटलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कटंगा कॉपर प्लेट, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक मिनट, हाँ। सो ये जो जाम्बिया का रीजन है अफ्रीका में जाम्बिया करके छोटा सा कंट्री है, उसके आजू बाजू में अंगोला, नामिबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे वगैरह है। तो जाम्बिया के यहाँ से एक कॉपर ब्लेड जाता है, वहाँ पे कॉपर का बहुत ज्यादा माइनिंग होता है, और वहाँ पे पॉपुलेशन भी उस माइनिंग की वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एक डेजर्ट है जहाँ जहाँ पे गोल्ड मिलता है, ठीक है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, कुवैत, ऐसी कंट्रीज में ऑयल ज्यादा मिलता है, तो ऑयल का माइनिंग होता है। सो जहाँ पे भी माइनिंग ज्यादा होगा वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो 3 ह्यूमन फैक्टर्स है जो इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद अर्बनाइजेशन, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर पॉलिटिकल फैक्टर जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह आती है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, जैसे रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, इन सब का यूज करके हम लोग एक जगह से दूसरी जगह हम भी जा सकते हैं, लोगों को भी ले जा सकते हैं, गुड्स को भी ले जा सकते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन कोस्टल एरियाज में बहुत अच्छे से डेवलप होता है, पोर्ट्स वगैरह डेवलप होने की वजह से वहां पे हम लोग ट्रेड वगैरह कर सकते हैं कोस्टल एरिया से। इसलिए अपने इंडिया का जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल एरियाज है वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, उसका रीजन वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है। पहले भी मैंने आपको दिखाया है, सपोज करो, एक मिनट, सपोज करो ये अपना साउथ इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस की कमी है। साउथ इंडिया में ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे कौन सा है, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे इंडियन ओशन। तो ये जो किनारे वाला पार्ट है, ठीक है, अराउंड 7,500 किलोमीटर का जो किनारा है इंडिया को, वहां पे ज्यादातर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी खासी डेवलप हुई है, जिसकी वजह से वहां पे क्या हुआ है, अपना पॉपुलेशन है जो बड़ा है, ठीक है। और सुएज कैनल का एक एग्जांपल दिया। सुएज कैनल मतलब क्या, जो मेडिटेरेनियन सी है और जो रेड सी है, उन दोनों को ज्वाइन करने वाला छोटा सा कैनल है, ठीक है। सपोज करो कि ये छोटा सा अर्थ है अपना, और यहाँ पे ये एशिया है, यहाँ पे सपोज करो यूरोप है, और यहाँ पे अफ्रीका है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कैनल है, सपोज करो अफ्रीका ऐसा है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पे रेड सी है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक छोटा सा कैनल है, ये सपोज छोटा सा कैनल है बीच में, ठीक है। तो उस कैनल को सुएज कैनल बोला जाता है, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पे जो भी यूरोपियन कंट्रीज है वो अपनी शिप्स एशियन कंट्रीज की तरफ ले जा सकती है और ट्रेड कर सकती है, और एशियन कंट्रीज अपनी शिप्स यूरोपियन कंट्री की तरफ ले जा सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो इन दो सीज को कनेक्ट करने वाला जो बीच वाला कैनल है, जो आर्टिफिशियल कैनल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड के हिसाब से। अगर ये बंद हो जाएगा बीच का कैनल, तो फिर इनको इधर से ऐसे यू टर्न मार के आना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए नॉर्मली सुएज कैनल का इंपॉर्टेंस है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट रूट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कहीं पे भी पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ट्रेड को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन जो पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। उसके बाद अर्बनाइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि विलेज या फिर टाउन का अर्बनाइज एरिया में, अर्बन एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन होना, ठीक है। तो सिटीज क्यों बनती है, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज।
कहीं भी किसी भी गांव में अगर एक दो इंडस्ट्रीज आ गई तो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे फैसिलिटीज आनी स्टार्ट होती है, वहाँ पे लोग आने स्टार्ट होते हैं, लोग सेटल होने स्टार्ट होते हैं। फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे वहाँ पे बाकी के फैसिलिटीज आएंगी, जैसे रोड्स बनेंगे, वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, अलग अलग चीज़ें बनेंगी। तो बहुत सारी फैसिलिटीज बनने की वजह से वहाँ पे धीरे धीरे एक टाउन फिर सिटी में उसका कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज की वजह से टाउन सिटीज बनी, सिटीज में अलग अलग एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है, बहुत सारी बाकी की फैसिलिटीज है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन और ज्यादा वहां पे बढ़ेगा सिटी बनने की वजह से। ठीक है, आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका या फिर नोट डाउन भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट, पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या बताया है? पॉलिटिकल फैक्टर्स में गवर्नमेंट में प्रोमोट और डिमोट, ठीक है, डी प्रोमोट, या तो प्रमोट कर सकता है फिर डी प्रमोट कर सकता है किसी भी एरिया में पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब क्या? जापान में टोक्यो नाम का जो शहर है, जापान की राजधानी, जापान की कैपिटल, वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है एक जमाने में मतलब लास्ट सेंसस के हिसाब से पूरी दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड जो रीजन था, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला रीजन एरिया बोल रहा हूं मैं, देश नहीं, ठीक है, तो जो सिटी था, सिटी बोल सकते हैं बेटर, सबसे पॉपुलेटेड सिटी था टोक्यो। तो टोक्यो में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ने लगा। ठीक है, लैंड की कमी और पॉपुलेशन का बढ़ता स्तर देख के वहाँ के गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि टोक्यो छोड़ो और दूसरी सिटीज़ में जाके बसो, और उसके लिए हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे, इंसेंटिव्स देंगे, मतलब कुछ प्राइस देंगे वगैरह वगैरह। तो वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि टोक्यो को जितना ज़्यादा लोग लिव कर सकते हैं उतना लिव करो, दूसरी जगह पे दूसरी सिटीज़ में जाके बसो, ताकि यहाँ पे प्रेशर, टोक्यो के सिटी पे प्रेशर कम पड़े। तो गवर्नमेंट चाहे तो प्रमोट भी कर सकता है किस एरिया में पॉपुलेशन, या फिर डिमोट भी कर सकता है, डी प्रमोट कर सकता है। ठीक है, ऐसा। सिमिलरली ब्राजील में भी हुआ था। ब्राजील में जो वेस्टर्न पार्ट है, सपोज करो ये ब्राजील है, तो ब्राजील का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और ब्राजील के वेस्टर्न पार्ट में बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं थी। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाया, गो टू द वेस्ट पॉलिसी, मतलब वेस्ट में चलो, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है लैंड पे, रिसोर्सेज पे, इसलिए आप वेस्ट में चले जाओ, उसके लिए हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, ऐसा। ठीक है, आई होप आपको इधर तक क्लियर है। तो इसी के साथ अपना जो ह्यूमन फैक्टर्स वाला पॉइंट था वो खत्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज करके एक छोटा सा हेडिंग है, ठीक है, उसके अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताया, मतलब किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और उस चेंजेस को कैसे हम लोग समझ सकते हैं। उसके लिए कुछ रेट्स है, जैसे बर्थ रेट हो गया, जिसको क्रूड बर्थ रेट बोला जाता है शुद्ध इंग्लिश में, एक क्रूड डेथ रेट हो गया, ठीक है, मतलब बेसिकली डेथ रेट, पॉपुलेशन चेंज हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो गया, उनके फॉर्मूलाज वगैरह दिए हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्रूड बर्थ रेट, मतलब बेसिकली ये बर्थ रेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी एरिया में बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट का मतलब नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 पीपल, ठीक है। किसी भी एक एरिया में पर 1000 पीपल को लेंगे, 1000 पीपल को लेंगे, तो वो कितने बच्चों को जन्म दे रहे हैं इन अ ईयर, उसको बोलते हैं अपना बर्थ रेट, ठीक है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर ईयर पर 1000 पीपल, ठीक है, ऐसा। सो कैसे काउंट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंटू 1000, ठीक है। इधर इन ईयर ऐसा लिख सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन ईयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन ईयर इंटू 1000, ठीक है। एक साल में 1000 लोगों के पास, या फिर 1000 लोगों में से कितने लोग जन्म ले रहे हैं, मतलब सपोज करो किसी भी एरिया में 1000 लोग रह रहे हैं, तो उनको उनमें से कितने लोगों को बच्चे हो रहे हैं, उसका जो रेट रहेगा उसको बर्थ रेट बोलते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन ईयर इंटू 1000। उसका ऑपोजिट डेथ रेट हो जाएगा, सिंपल, लोगों की टपकने का रेट। टपकने का रेट क्या हो जाएगा? वही सेम फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इन अ ईयर इंटू 1000, ठीक है। इस तरीके से हम लोग काउंट कर सकते हैं। टोटल नंबर मतलब एक साल में कितने लोग टपके हैं और उस एक साल में कितनी पॉपुलेशन थी वहां की,
इंटू 1000 कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। पॉपुलेशन चेंज मतलब क्या, प्रेजेंट पॉपुलेशन अपॉन अर्लियर पॉपुलेशन, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो पॉपुलेशन आ जाएगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन माइनस अर्लियर पॉपुलेशन। ठीक है, सपोज प्रेजेंट का पॉपुलेशन इंडिया का 140 करोड़ है, अर्लियर पॉपुलेशन कितना था 121 करोड़। ठीक है, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ था, अभी 140 करोड़ के आसपास है। ठीक है, ऑफिशियली सेंसस रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जस्ट अभी गवर्नमेंट की तरफ से डेटा में यही बताया है 140 करोड़। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन 140 करोड़ है, पहले का पॉपुलेशन 121 करोड़ था, दोनों को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 19 करोड़, सिंपल। वो 19 करोड़ आ जाएगा अपना पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन में कितना चेंज आया, 19 करोड़ का चेंज आया। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मतलब कितने रेट से हम लोग पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, या फिर पॉपुलेशन का रेट कितना ज्यादा बढ़ गया है। रेट मतलब परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज आएगा। तो उसको कैसे काउंट करते हैं, सिंपल फॉर्मूला है, पॉपुलेशन का जितना भी ग्रोथ हुआ है, जैसे सपोज करो 19 करोड़ का ग्रोथ हुआ है, ठीक है, 19 करोड़ ऊपर लिखेंगे, नीचे अर्लियर पॉपुलेशन कितना था, सो पॉपुलेशन का कितना ग्रोथ हुआ है वो ऊपर नहीं लिखेंगे। जैसे कि इंडिया में पॉपुलेशन का ग्रोथ 19 करोड़ हुआ है, तो 19 करोड़ ऊपर लिखेंगे, अर्लियर पॉपुलेशन कितना था 121 करोड़, इंटू 1000 कर देंगे तो उसका परसेंटेज निकल के आएगा, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इन सारे फॉर्मूलाज का यूज करके किसी भी चीज को निकाल सकते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन चेंज या फिर ग्रोथ रेट। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ओके, सो नेक्स्ट जो दिया है टॉपिक पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एक्सप्लोजन। ठीक है, इसमें नॉर्मली क्या बताया है, तो अपना एक छोटा सा ग्राफ दिया है। ठीक है, आपको थोड़ा सा विजिबल, हाँ अभी विजिबल होगा। ओके, हाँ लिसन, एक जो ग्राफ दिया है इसमें सारे स्टेजेस एक्सप्लेन किए हैं शॉर्ट में। ठीक है, आगे हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। बेसिकली इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से होता है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किस तरह से होता है, पॉपुलेशन के ग्रोथ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं, फिर स्टेजेस होते हैं, उनके बारे में बताया है। तो सबसे पहला जो स्टेज है दैट इज हाई स्टेशनरी स्टेज। ठीक है, उसके बाद है अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज, नेक्स्ट है लेट एक्सपांडिंग स्टेज, उसके बाद लो स्टेशनरी स्टेज और डिक्लाइनिंग स्टेज। ठीक है, अभी आप ध्यान से इस ग्राफ में देखोगे तो आगे के सारे पैराग्राफ आपको आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो ब्लू लाइन है वो क्या शो कर रहा है, बर्थ रेट। ठीक है, और जो ब्लैक लाइन है दैट इज शोइंग डेथ रेट, सिंपल। ठीक है, तो देखो हाई स्टेशनरी स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब यहाँ पे हाई बर्थ रेट रहेगा प्लस हाई डेथ रेट रहेगा, सिंपल। ठीक है, उसके बाद जैसे ही सेकंड स्टेज में जाते हैं हम लोग अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में, तो बर्थ रेट कांस्टेंट रह रहा है, मतलब उसी लेवल पे आगे बढ़ रहा है, लेकिन डेथ रेट बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। इसका रीजन बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह बढ़ जाती है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम थी, यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह बहुत ज्यादा होता था, मतलब उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था कंट्री के अंदर, तो फिर यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा होता है। आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे बर्थ रेट कंस्टेंट रहता है सेकंड स्टेज में, लेकिन डेथ रेट रिड्यूस होता है बिकॉज टेक्नोलॉजी आती है, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ती है, लोगों का टपकने का रेट कम हो जाता है, लोग बड़ी से बड़ी बीमारी से निकल सकते हैं बाहर, इसलिए। ठीक है, उसके बाद लेट एक्सपांडिंग स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में बर्थ रेट भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। डेथ रेट तो रिड्यूस हो ही रहा था, बर्थ रेट भी थोड़ा सा रिड्यूस होने लगता है, लेकिन वो डेथ रेट से ज्यादा ही है। ठीक है, ब्लू लाइन ऊपर दिख रहा है आपको, मतलब वो डेथ रेट से ज्यादा ही है। ठीक है, पूरा डेथ रेट से कम नहीं हुआ है, तो बर्थ रेट अभी भी टॉप पे है, लेकिन रिड्यूस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, लेकिन वो डेथ रेट से ज्यादा है, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा हो रहा है लेकिन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लो स्टेशनरी में क्या हो जाता है, डेथ रेट ऑलमोस्ट नजदीक आ जाता है, बर्थ रेट ऑलमोस्ट नजदीक आ जाता है डेथ रेट के। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है ये वाला ब्लू लाइन। ठीक है, और फाइनली डिक्लाइनिंग स्टेज में पूरा बर्थ रेट जो रहेगा वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिक्लाइन होने की वजह से वो डेथ रेट से ज्यादा डिक्लाइन हो जाएगा। डेथ रेट नॉर्मल कंस्टेंट रह रहा है देखो, लेकिन जो बर्थ रेट है ब्लू लाइन है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन होता है, मतलब जो बर्थ नंबर ऑफ बर्थ है वो बहुत ना के बराबर हो जाते हैं, ऐसा किसी भी कंट्री में।
वो लास्ट स्टेज है जहाँ पे कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, लोगों को फैमिली बढ़ाने में कोई शौक नहीं होता, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, फैसिलिटीज बढ़ जाती है। उस टाइम पे वो लोग फैमिली पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, फैमिली बढ़ाने पे, और बर्थ रेट नेचुरली कम हो जाता है। ठीक है, सो क्या क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पे? देखो, फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है। सेकंड स्टेज में बर्थ रेट कांस्टेंट है, डेथ रेट डिक्रीज हुआ है। थर्ड स्टेज में बर्थ रेट भी डिक्रीज हो रहा है, डेथ रेट भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा है। ठीक है, फोर्थ स्टेज में बर्थ रेट ऑलमोस्ट डेथ रेट के आसपास आ गया है। ठीक है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, और डिक्लाइनिंग स्टेज में डायरेक्टली डेथ रेट से कम हो जाएगा, ऐसा। इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या पूछे देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज व्हाट डू द ब्लू एंड ब्लैक लाइन शो। पहले ही बताया मैंने आपको, जो ब्लू लाइन है वो बर्थ रेट शो करता है, जो ब्लैक लाइन है दैट इज शोइंग डेथ रेट। व्हाट डज द ग्रीन पार्ट इन द ग्राफ शो, नेचुरल इंक्रीज। जो ग्रीन पार्ट जो दिख रहा है वो क्या बता रहा है, नेचुरल इंक्रीज, जो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में है। उसके बाद व्हाट डज द ब्लू पार्ट इन द ग्राफ शो, ब्लू पार्ट कहां पे है भाई ये वाला, नेचुरल डिक्रीज। ठीक है, नेचुरल डिक्रीज शो कर रहा है, बर्थ रेट डेथ रेट से कम हो गया। उसके बाद इन विच स्टेजेस इज द बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट, कौन कौन से स्टेजेस में बर्थ रेट ज्यादा दिख रहा है आपको? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज तो ठीक है बोल सकते हैं, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। ठीक है, फोर्थ स्टेज ऑलमोस्ट इक्वल होने के कगार पे। उसके बाद इन विच स्टेजेस इज द बर्थ रेट सेम एज द डेथ रेट, बर्थ रेट सेम एज द डेथ रेट फर्स्ट वाले में, हाई स्टेशनरी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज इज द डेथ रेट मोर देन द बर्थ रेट, डेथ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट कम है, लास्ट स्टेज। ठीक है, ओके, सो एक एक करके देखते हैं आगे वाले स्टेजेस। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हाई स्टेशनरी स्टेज। ये आप खतरनाक इमेज देख रहे होंगे, पुलिस वाला हाथ जोड़ के नमन कर रहा है इस फैमिली को। देखो कितनी बड़ी फैमिली, बेचारा लेके जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, इस फोटो से आपको क्लियरली दिख रहा होगा। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, सिंपल। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, नॉर्मली लोग, मेजोरिटी लोग क्या करते हैं इस स्टेज में, एजुकेशन लेस होता है, अनएजुकेटेड लोग होते हैं, इसलिए ज्यादा इनके मेडिकल फैसिलिटीज भी ज्यादा अवेलेबल नहीं होती, कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह जो भी मेडिकल अवेयरनेस नहीं होता, इसलिए मोर चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज गुड आइडिया। ज्यादा बच्चे होंगे तो काम करने के लिए बाद में काम आएंगे, मतलब ज्यादा इनकम घर में आएगा, ऐसा कंसिडर किया जाता है। मोर चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज गुड आइडिया। ओके, सो नॉर्मली यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी खासी डेवलप नहीं है। ठीक है, साइंस का उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, अवेयरनेस उतना ज्यादा नहीं, एजुकेशन उतना ज्यादा नहीं, हेल्थ कंडीशंस उतनी ज्यादा डेवलप नहीं है। अभी भी लोग प्राइमरी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, छोटा मोटा ये इंडस्ट्रीज हो गया। ठीक है, जो नेचर पे डिपेंडेंट होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज का बोलबाला ज्यादा होता है यहाँ पे, और जो सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज और जो सर्विसेज सेक्टर है वो ज्यादा डेवलप नहीं हुआ होता, इसलिए लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है, इसलिए पॉपुलेशन का रेट, बर्थ रेट बहुत ज्यादा होता है। और डेथ रेट क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज उतनी ज्यादा डेवलप नहीं है कि लोगों को मरने से बचा सके, सिंपल। तो एक भी एपिडेमिक, पैंडेमिक वगैरह है तो सब के सब जितने भी लो इम्यूनिटी के, लो पेमेंट वाले जो गरीब लोग हैं, उनका डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसा। ठीक है, आई होप आपको इतना फर्स्ट स्टेज क्लियर हुआ रहेगा। देन देन आगे नेक्स्ट स्टेज जो है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। ठीक है, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा बहुत फैसिलिटीज डेवलप होती है, टेक्नोलॉजी डेवलप होता है, एग्रीकल्चर डेवलप होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने देखा था जो बर्थ रेट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, जैसे कि उस वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं। ठीक है, बर्थ रेट कांस्टेंट है, लेकिन डेथ रेट बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ है। डेथ रेट रिड्यूस क्यों हुआ है? डेथ रिड्यूस क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई, जिसकी वजह से लोगों का मरने का रेट कम हो गया, सिंपल। ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह बढ़ गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा बढ़ गया, इसलिए डेथ रेट कम होगा, लेकिन बर्थ रेट कांस्टेंट है। ठीक है, अभी भी बर्थ रेट थोड़ा सा ज्यादा ही है डेथ रेट से, ऐसे
लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज में ऐसा हो रहा है? नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज में, जो जैसे कि एग्जांपल कॉन्गो, युगांडा, बांग्लादेश, इन सारी कंट्रीज में ये फेज अभी चल रहा है, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। यहां पे क्या होता है, अगर आप लोग ग्राफ याद कर पा रहे हो, ग्राफ में क्या बोला था मैंने, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज क्या होता है, बर्थ रेट रिड्यूस हो रहा है, डेथ रेट तो रिड्यूस ही हो रहा था, बर्थ रेट भी रिड्यूस हो रहा है, लेकिन बर्थ रेट डेथ रेट से थोड़ा सा ज्यादा ही है, ठीक है, अभी भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, जो बर्थ रेट है वो रिड्यूस हो रहा है, बट इट इज birth rate is reducing but it is more than डेथ रेट, ठीक है। सो बर्थ रेट भी रिड्यूस हो रहा है, डेथ रेट भी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, बर्थ रेट भी रिड्यूस हो रहा है, डेथ रेट भी रिड्यूस हो रहा है, बट बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट, बिकॉज क्या रीजन है, डेवलपमेंट हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटीज भी बढ़ रही है, तीनों एक्टिविटीज बढ़ रही है, धीरे धीरे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, लोग अच्छे खासे एजुकेटेड हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं, लोगों का हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से बर्थ रेट थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है, डेथ रेट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, लेकिन बर्थ रेट डेथ रेट से थोड़ा सा ज्यादा ही है, ठीक है, ऐसा। ये लेट एक्सपेंडिंग स्टेज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। के बाद नेक्स्ट जो है लो स्टेशनरी स्टेज। लो स्टेशनरी स्टेज अगर आप याद कर पा रहे हो, यहाँ पे उस ग्राफ में जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, लो स्टेशनरी स्टेज में ऑलमोस्ट इक्वल कगार पे खड़ा होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल डेथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल कगार पे खड़े होते हैं, उसको बोलते हैं लोअर स्टेशनरी स्टेज। बर्थ रेट बेसिकली रिड्यूस हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, जो बर्थ रेट रहेगा ऑलमोस्ट इक्वल्स द डेथ रेट, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऊपर रहेगा बर्थ रेट, ठीक है, मतलब बेसिकली यहां पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रहा है, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं लोग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, ये सब इंप्रूव हो रहा है, सिंपल, ठीक है, इसलिए बर्थ रेट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज है डिक्लाइनिंग स्टेज। यहां पे हम लोगों ने क्या देखा था ग्राफ में कि बर्थ रेट डेथ रेट से कम हो जाता है, ठीक है, जैसे उस ग्राफ में बताया था। देखो ये ब्लू लाइन जो है वो डेथ बर्थ रेट है और जो ब्लैक लाइन है वो डेथ रेट है, तो आप लोग नेचुरली देख पा रहे होंगे नेचुरल डिक्रीज वाला एरिया, ये ब्लू एरिया है, ठीक है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है डेथ रेट से भी, तो ये डिक्लाइनिंग स्टेज है और ये ऐसा स्टेज है जहां पे जिस कंट्री में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ रहता है लिमिट से ज्यादा, जैसे कि अपना स्वीडन, फिनलैंड वगैरह, ठीक है, यहाँ इस कंट्रीज के नाम ये बेचारे स्वीडन के हैं, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ऐसी जो कंट्रीज है जो बहुत हैप्पी कंट्रीज और बहुत डेवलप कंट्रीज मानी जाती है, जहाँ पे हेल्दी लोग बहुत ज्यादा है, एजुकेटेड लोग है, स्किलफुल लोग है, ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल की है, मतलब एकदम अच्छे खासी जिंदगी जीते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से ये लोग फैमिली पे ज्यादा फोकस नहीं करते, मतलब पॉपुलेशन बढ़ाने में ज्यादा फोकस नहीं करते बेसिकली, ठीक है, तो बर्थ रेट नेचुरली डिक्रीज होगा, और डेथ रेट ऑलरेडी डिक्रीज था, ठीक है, सिंपल। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेथ रेट थोड़ा सा ज्यादा ही होता है बर्थ रेट से, पहली बार ऐसा हो रहा है, ये डिक्लाइनिंग स्टेज है, बर्थ रेट निग्लिजिबल होता है, मतलब ना के बराबर, ठीक है, सो ये बहुत खतरनाक स्टेज भी होता है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने का चांस ही नहीं है, ठीक है, लेकिन इसीलिए इसको डिक्लाइनिंग स्टेज बोलते हैं, ये लास्ट स्टेज है
जो अभी पाया जा रहा है स्वीडन फिनलैंड जैसे देशों में। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ओके, सो इसी के साथ अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे इस लेसन से, प्लस इस लेसन से और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके, सो लास्ट 2-3 ईयर्स में जो भी PYQs पूछे गए हैं, ठीक है, वो फर्स्ट लेसन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सिंपल। जो भी PYQs है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। ठीक है, उसका गिव रीजन देना है, GR मतलब गिव रीजन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, उसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट पेज पे ही देख लिया है। जो भी इस पूरी दुनिया में कॉन्टिनेंट वाइज कितना पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, सबसे ज्यादा एशिया था, फिर अफ्रीका था, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वगैरह वगैरह, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, उसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि परसेंटेज वगैरह कितना है कौन से कॉन्टिनेंट में वगैरह वगैरह। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, दोनों का फार्मूला, दोनों का डेफिनेशन लिखना है और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, स्टार्टिंग के स्लाइड में ही मैंने बता दिया, फिजिकल ज्योग्राफी फिजिकल फीचर्स के लिए होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी ह्यूमंस का स्टडी करने के लिए होता है, उसमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी आता है जिसके अंडर हम लोग पॉपुलेशन के अलग अलग एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। फिजिकल फैक्टर्स मैंने बताया था, रिलीफ, क्लाइमेट, वाटर अवेलेबिलिटी, सॉइल वगैरह वगैरह, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी है, ऐसा बताया था जो पूछा गया है। बर्थ रेट को फिर एक बार रिपीट किया गया, बर्थ रेट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। उसके बाद व्हाई हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन प्लेन रीजन्स, इसका भी रीजन बताया मैंने, प्लेन रीजन में ज्यादा पॉपुलेशन क्यों पाया जाता है, बिकॉज इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सेटअप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ओके, वाटर अवेलेबल हो सकता है वगैरह वगैरह, वो सारे रीजंस। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। ठीक है, आप लोग इनको लर्न कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो भी आपका डाउट रहेगा वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा जो वन शॉट सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप बिंदास पूछ सकते हो कमेंट्स में। ठीक है, और आई होप आपको पूरा लेक्चर कंप्लीटली समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।